The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। खाता बुक ऐप आपका ऐसा खाता है जो हर वक्त आपके साथ रहे, आपकी पॉकेट में ही। अब आप मुझे इस महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से ही भेज सकते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। खाता बुक के साथ भेजें हर महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से। खाता हुआ खाता बुक। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लंदन टॉप शो। आखिरकार दिल्ली में कोरोना संक्रमण पर काबू होता नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी कुछ सूबे हैं जहां बात हाथ से निकलती जा रही है। कोरोना संक्रमण को लेकर भारत का प्रदर्शन क्यों नहीं सुधर रहा? कभी हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, कभी दो कदम पीछे हटते हैं। बड़ी खबर में आज इसी पर तसल्ली से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं दिन का वीडियो। प्रखंड में जोगनी गांव नहीं है। सकरा विधानसभा क्षेत्र में जोगनी गांव है या नहीं? आप बिना मतलब के यहाँ गए टाइम पास करने। ये तो विस्थापित गांव है। वोट लेवे के दिन लोग के लोग चिन्है छै। वोट कैसे लियाई छै सब वोट चिन्है छै। वोट के बेर देवल हम इलेक्शन में खड़ा छी, हम विधायक बने जाय छी। हम फल्ला गा के उधार कर देते, ये उधार कर देते। हमरा सब के घर में पानी घुस गया। एक टोकरी माटी कभी बांध पर नहीं पड़ा। इसका जवाब कौन देगा बताइए? गलती नहीं है आके 1962 से लेके हो गया 2020 20 साल और उधर 58 साल। हम लोग लड़का थे 4 साल के थे तब बांध बनाया और उसके बाद एक टोकरी माटी आज तक बांध पर नहीं पड़ा। अब बताइए मतलब काहे नहीं पड़ा? 12 दिन से डूबा हुआ है। 12 दिन से डूबा हुआ है। आप हमें खबर नहीं। इतना मामला इस जगह है, कोई देखने नहीं आया। जीत गए हो गया। कितने साल से और कितने साल बाद आने का कौन जरूरत है? विधायक तो ऐसा कीजिए कि लोग। ये वीडियो बिहार के मुजफ्फरपुर का है। इसे मुजफ्फरपुर में रहने वाले समाज सेवी ब्रिजेश कुमार ने फेसबुक पर पोस्ट किया था। हमने उनकी अनुमति से आपको ये वीडियो दिखाया। इसमें नजर आ रहा है कि सकरा विधानसभा से राजद के विधायक लाल बाबू राम इलाके के दौरे पर बेरुआड़ी पंचायत पहुंचे थे कि ग्रामीणों ने रास्ता रोक दिया। गांव वालों ने शिकायत की, 5 साल बीत गए, आप कितनी बार गांव पहुंचे? नेताजी ने कहा 10 बार आए। गांव वालों ने कहा आप एक बार भी नहीं पहुंचे। गांव के पुराने लोग बता रहे हैं कि 1962 में नदी का तटबंध बना, उसके बाद से ही एक टोकरी मिट्टी बांध पर नहीं डाली गई। नेताजी ने कहा हमने काम करवाया, तो ग्रामीणों ने कहा बताइए कौन सा एस्टीमेट था, किन मजदूरों ने काम किया? हम इस वीडियो में लोगों के दावों की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन गांव वालों की तकलीफ और गुस्सा आपको दिखा सकते हैं। गांव वाले दिखा रहे हैं कि कैसे वो खुद बोरियों में मिट्टी भरकर तटबंध बना रहे हैं अपने गांव को बचाने के लिए। यहां बात राजद के एक विधायक भर की नहीं है। ऐसे असंख्य वीडियो पूरे बिहार से सामने आ रहे हैं। 50 महीने सोते रहने के बाद बिहार में नीतीश कुमार की सरकार जागने ही वाली थी कि कोरोना संक्रमण का दौर आ गया, तो सरकार ने कुछ और महीने आराम किया। लेकिन अब चुनाव सर पर हैं, तो कुछ एक जगहों पर नेतागण बाहर निकल रहे हैं, सत्ता पक्ष के भी और विपक्ष के भी। लेकिन जब वो जनता के बीच जा रहे हैं तो वीडियो बन रहे हैं। बाढ़ का मौसम है, एक दिन ऐसा नहीं बीतता जब बिहार में कहीं किसी के पुल से बहने की खबर नहीं आती, पुल के बहने की खबर नहीं आती। 10,60,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राहत और बचाव के काम में वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगे हैं। वायुसेना ने एक वीडियो भी ट्वीट किया, इसे देखिए। हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री और खाने के पैकेट गिराए जा रहे हैं। पूरे इलाके में जमीन की एक छोटी सी पटरी है जो पानी से ऊपर है, शायद कोई सड़क या तटबंध। हेलीकॉप्टर इसके ठीक ऊपर से उड़ान भर रहा है। जैसे ही आसमान से पैकेट गिरते हैं, चारों दिशाओं से लोग इन पर झपटते हैं। ये सूडान नहीं है, ये बिहार है। सयानों की भाषा में अगर कुछ टोकरी मिट्टी तटबंधों पर समय से डाल दी जाती तो आज हेलीकॉप्टर से पैकेट नहीं गिराने पड़ते। लेकिन ऐसी बातों के लिए नेताओं के कानों में, हमारे विमर्शों में, हमारी चिंताओं में जगह कहां बचती है? अब बढ़ते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 49,931 नए मामले सामने आए और 708 मरीजों की मौत हुई। इसके अलावा 31,991 लोग ठीक भी हुए। इन सबको मिला दें तो देश में कुल मामले हो गए हैं 14,35,453। कुल मौतें 32,771 और ठीक हुए मरीजों की संख्या है 9,17,568। दूसरी सुर्खी राफेल से जुड़ी हुई है।
रफाल लड़ाकू विमानों की पहली खेप फ्रांस से भारत के लिए निकल गई है। इसकी तस्वीरें बड़े कौतूहल के साथ देखी गई। फ्रांस स्थित भारतीय दूतावास ने ट्विटर पर एक वीडियो भी डाला। 5 विमान दक्षिणी फ्रांस के मेरीनैक बेस से उड़ान भर चुके हैं। इस दौरान फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ भी मौजूद थे। अशरफ ने भारतीय वायुसेना के उन पायलट से भी बातें की जो इस विमान को भारत ला रहे हैं। ये रास्ता 7000 किलोमीटर का है। इस सफर में विमान हवा में ही ईंधन भी भरेंगे। संयुक्त अरब अमीरात में एक स्टॉप लेने के बाद विमान अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे, जहां इन्हें तैनात किया जाएगा। अगर मौसम साफ रहा तो 29 जुलाई को एक कार्यक्रम भी होगा। मुख्य कार्यक्रम अगस्त के दूसरे पखवाड़े में होगा, जब विमानों को आधिकारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। तीसरी सुर्खी, भारत की सरकार ने 47 और चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है। लद्दाख में चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच जून में सरकार ने 59 ऐप बैन किए थे। इनमें ज्यादातर चाइनीज थे। इनमें से कई के क्लोन अब भी काम कर रहे थे, तो अब इन क्लोन्स को भी बैन किया गया। इन 47 में टिकटॉक लाइट, हेलो लाइट और शेयर इट लाइट जैसे ऐप्स हैं। नाम से ही जाहिर है ये पुराने ऐप के लाइट वर्जन थे। अमूमन लाइट वर्जन कम प्रोसेसिंग स्पीड और कमजोर नेटवर्क में भी काम करते रहते हैं। सूत्रों का दावा है कि सरकार ने तकरीबन 257 चाइनीज ऐप्स की एक सूची बनाई है। अब ये देखा जाएगा कि कहीं ये यूजर प्राइवेसी या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े किसी नियम का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। अगर ऐसा हुआ तो इन्हें भी बैन किया जाएगा। इन 257 ऐप्स में चीन के उद्योगपति जैक मा की कंपनी अलीबाबा से जुड़े ऐप्स भी हैं। ऑनलाइन गेम्स पसंद करने वाले भी ध्यान दें, इन 257 ऐप्स की सूची में पबजी भी है। ये वैसे भी बंद कर देनी चाहिए, बहुत समय बर्बाद करते हैं सब। आखिरी सुर्खी राजस्थान से है, जहां पायलट और गहलोत सरकार खेल रहे हैं। जनता मूक दर्शक बनी देख रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 31 जुलाई के दिन विधानसभा का सत्र बुलाने से संबंधित प्रस्ताव लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र से मिले। उनको प्रस्ताव भेजा, राज्यपाल ने इसे लौटा दिया। साथ में बिंदुवार स्पष्टीकरण मांग लिया। गहलोत ने आज कहा कि वो राज्यपाल के प्रेम पत्र का जवाब सोमवार की शाम को देंगे। उधर सचिन पायलट खेमे को हाईकोर्ट से मिली राहत को स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आज स्पीकर जोशी ने इस याचिका को वापस ले लिया। उधर कांग्रेस, उसने राजस्थान में 6 बसपा विधायकों को अपने साथ मिला लिया था। इसके खिलाफ भाजपा ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जो कि आज खारिज हो गई। वैसे अपडेट बसपा की तरफ से भी है। उसने अपने विधायकों के लिए एक व्हिप जारी करके कहा है कि विश्वास मत में वो गहलोत के खिलाफ वोट दें, और एक नियम का हवाला दिया है। सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि उस नियम के तहत राज्य के स्तर पर पार्टी का मर्जर कांग्रेस में नहीं हो सकता। यानी यहां पर भी विधान की व्याख्या का खेल है। व्हिप का असली मजा विधानसभा में है, इसलिए कांग्रेस जल्द से जल्द सत्र बुलाना चाहती है, और इसी मड़ंगा लगा दिया है राज्यपाल ने। उन्होंने कहा कि विधायकों को 21 दिन का नोटिस मिलना चाहिए, क्योंकि महामारी के समय अचानक सत्र के लिए पहुंचना संभव नहीं होगा। राज्यपाल ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी होने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए दूसरी तरफ से दबाव बनाने की कोशिशें भी हो रही हैं। कांग्रेस के 3 पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार, कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद, उन्होंने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर कहा कि सत्र बुलाने में देरी से एक ऐसा संवैधानिक संकट खड़ा हो गया जिसे टाला जा सकता था। कांग्रेस ने कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और गुजरात में राजभवन तक मार्च करने की कोशिशें भी की, और इसके चलते गिरफ्तारियां भी हुई। ये थे पॉलिटिकल अपडेट्स। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। आज हम आपको 4 राज्यों के दौरे में ले चलेंगे, ये बताने के लिए कि कोरोना से लड़ाई में हम कितना पीछे हैं और कहां गड़बड़ियां हो रही हैं। एक राज्य में भाजपा की सरकार, दूसरे में एनडीए की सरकार, तीसरे में एनडीए को कोसने वाले टीएमसी की सरकार, और चौथे में टीआरएस, एक और रीजनल छत्रप, उनकी सरकार। सुनिए इन सरकारों का हाल। सबसे पहले ये शहर, इसकी मुख्य सड़क, और सड़क के एक तरफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विजिलेंस का बंगला। बंगले के बाहर अधेड़ उम्र के आदमी की लाश मिलती है। शिनाख्त हुई तो वो कोरोना का मरीज निकला, और मौत की वजह भी कोरोना। बात रविवार की है, और ये शहर है उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, जो कुछ वर्षों पहले तक इलाहाबाद हुआ करता था। इस प्रयागराज में एसपी के घर के बाहर लावारिस लाश का मिलना और मौत की वजह कोरोना होना सामान्य बात नहीं है। प्रयागराज में स्वरूप रानी अस्पताल है, बड़ा सरकारी अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। इस अस्पताल में 55 साल के शिव शंकर सिंह का भी इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान शिव शंकर की घर पर बात हुई।
घर वालों के मुताबिक उन्होंने कहा था कि डॉक्टर ठीक से देखते भी नहीं। शिवशंकर को सांस लेने में दिक्कत थी, उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही थी। इसी अस्पताल से एक खबर ऐसी आई जिससे हड़कंप मच गया। खबर आई कि कोविड वार्ड से एक मरीज गायब हो गया। मरीज को कौन ले गया, कहां गया, किसी को नहीं पता। और एक दिन बाद यानी 26 जुलाई की शाम को इस मरीज की लाश मिलती है एसपी विजिलेंस के बंगले के बाहर। मरीज का नाम शिवशंकर सिंह, वही शिवशंकर सिंह जो अस्पताल पर ठीक से इलाज न करने का आरोप लगा रहे थे। वही शिवशंकर जिनके घर में 3 छोटी बेटियां और एक बेटा है और कमाने वाले वो अकेले। परिवार को उम्मीद थी ठीक होकर लौटेंगे, लेकिन घर पहुंची मौत की खबर। ये महज एक इत्तेफाक नहीं है। प्रयाग के इसी स्वरूप रानी अस्पताल में 3 दिन पहले 29 बरस के कोरोना मरीज ने अपने हाथ की नस काटकर कथित रूप से खुदकुशी कर ली। इसके कुछ दिन पहले एक और कोरोना पीड़ित महिला की मौत की खबर आई और वजह बताई गई बाथरूम में फिसल कर गिर जाना। कोरोना से अस्पताल में मौतें हो रही हैं और इसके साथ साथ एक ही अस्पताल में इतने कोरोना मरीजों की खुदकुशी या भाग जाने की खबरें भी आ रही हैं। ऐसे में सवाल तो उठता है अस्पताल के प्रशासन पर और उत्तर प्रदेश की सरकार पर। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कई शहरों से खबरें आ रही हैं कि वहां अस्पताल इलाज में लापरवाही कर रहे हैं या फिर कोरोना मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे। कानपुर में ही पिछले 5 दिन से रोज कोरोना के 200 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। कल बीते 24 घंटे में 219 मरीज आए और इस संख्या के बढ़ने के साथ मरीज और उनके परिजनों की अस्पतालों से शिकायतें भी बढ़ रही हैं। लेकिन हालात खराब होते जा रहे हैं। हमने योगी आदित्यनाथ ने जब अच्छा प्रबंधन किया था तब उनका जिक्र किया था, लेकिन फिलहाल योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार कोरोना के मोर्चे पर फेल होते नजर आ रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ यूपी की नहीं है, खराब उदाहरण दूसरे राज्यों से भी आ रहे हैं। ये नज़ारा देखिए, अस्पताल में एक बिस्तर की ऊंचाई कितनी होती होगी? 2 फीट, 3 फीट? क्या इतनी ऊंचाई की बेड से कोई मरीज गिर जाए तो उसकी मौत हो सकती है? बहुत कम आशंका है। लेकिन तेलंगाना के करीमनगर में इस अस्पताल से खबर आई कि बेड से गिरकर एक कोरोना मरीज की मौत हो गई। असल में मौत गिरने से हुई, चोट लगने से हुई? नहीं, ऑक्सीजन की कमी से हुई। मरीज ऑक्सीजन पर था, गिरा तो ऑक्सीजन सप्लाई हट गई। खबरों के मुताबिक इस मरीज के गिरने के बाद वार्ड के बाकी मरीजों ने डॉक्टर्स और नर्सेज को सूचना दी, हंगामा किया, लेकिन काफी देर तक मरीज को उठाने कोई नहीं आया। ये वीडियो वार्ड में मौजूद बाकी मरीजों ने बनाया, जिसमें ये मरीज जमीन पर पड़ा नजर आ रहा था। काफी देर बाद मरीज को देखा गया, तब तक मौत हो चुकी थी। एक मरीज की मौत जिसकी वजह हम अस्पताल प्रशासन की लापरवाही मानेंगे। अगर वक्त रहते मरीज को संभाल लिया जाता तो शायद जान बच सकती थी। तेलंगाना में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। कुल मरीजों की संख्या करीब 55,000 हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा रविवार तक 463 था। यहाँ केसीआर की सरकार है, वो अपने आप को गरीबों का हितैषी बताते हैं। दूसरे राज्यों के लोगों से कह रहे थे कि आप मत जाइए, हम आपका ख्याल रखेंगे। वो अच्छा कदम था, उसकी तारीफ हुई, लेकिन ये कदम क्या दिखाए? क्या केसीआर की अपने राज्य के हेल्थ सिस्टम पर कोई पकड़ नहीं है? क्या तेलंगाना का हेल्थ सिस्टम चरमरा गया है? अब बात करेंगे कोरोना संक्रमण के मोर्चे पर पश्चिम बंगाल की स्थिति की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और साउथ कोलकाता में एक व्यक्ति रविवार को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव के साथ सामने आता है। शाम होते होते उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद परिजनों और पड़ोसियों ने प्रशासन को सूचना दी ताकि कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से मरीज का अंतिम संस्कार किया जा सके। लेकिन मौत के 18 घंटे बाद तक प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया। कोरोना मरीज की लाश 18 घंटे से ज्यादा एक घर में पड़ी रही, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं। इसी घर में 6 मरीजों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव टेस्ट वाला नंबर बढ़ता है, लेकिन अस्पताल भर्ती लेने से मना कर रहे हैं। मौत हो जाए तो कोई घर से उठाने के लिए नहीं आता और कई मरीज तो जांच भी नहीं करवा पाते, उससे पहले ही उनकी मौत हो रही है। ये हाल है ममता बनर्जी का, जिनकी काफी ऊर्जा खर्च होती है और काफी सुर्खियां बटोरती हैं नरेंद्र मोदी सरकार पर, केंद्र सरकार पर और भाजपा पर हमला करने में। हमला करती रहें, सियासत चलाती रहें, लेकिन राज्य के नागरिकों की चिंता सबसे पहले कर लें। इन्हीं नागरिकों की खातिर तो सब सत्ता में आते हैं ना। आपने पश्चिम बंगाल का हाल देखा। अब बढ़ते हैं बिहार की तरफ, जहां सबसे ज्यादा भयावह स्थिति है। बिहार के शहरों से लगातार हृदय विदारक वीडियोस और फोटोज आ रहे हैं, जहां कई मरीज अस्पताल के बाहर दम तोड़ रहे हैं। कई वीडियोस में मरीजों के परिजन मदद के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं।
और सिर्फ मदद के इंतजार में अपनों को खो भी रहे हैं। ये हाल राजधानी पटना का भी है, जहां कोरोना मरीजों की भर्ती नहीं हो रही। बिहार में कोरोना टेस्ट बाकी राज्यों से कम हो रहे हैं, इसके बावजूद पॉजिटिव केस ज्यादा आ रहे हैं। यानी सीधा सा तात्पर्य है कि बिहार में बड़े स्तर पर कोरोना फैल रहा है और हालात बेकाबू हैं। सोमवार की सुबह तक बिहार में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 41,111 हो गई थी। और बिहार में कोरोना की वजह से हालात इतने खराब क्यों हो रहे हैं? ये चिंता सिर्फ हमें और आपको हो ऐसा नहीं है, केंद्र को भी है। केंद्र की 3 सदस्यीय टीम गई बिहार। इसकी अगुवाई की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने। टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बिहार में कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने की वजह जांच की धीमी गति है। जांच कम हुई, इसलिए मरीजों की पहचान में देरी हुई और महामारी ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। केंद्र की टीम ने 20 और 21 जुलाई को बिहार में पटना और गया के अस्पतालों और कंटेनमेंट जोन का दौरा किया, जिसके बाद अपनी रिपोर्ट दी। बिहार में अब हालात काबू में करने के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए भी केंद्र की टीम ने 16 सुझाव दिए थे। इसमें एक सुझाव टेस्ट रेट बढ़ाने को लेकर है। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में हाउस टू हाउस सर्वे करने को भी कहा गया था। लेकिन जैसी रपटें आ रही हैं, उसके मुताबिक नीतीश कुमार सरकार और बिहार प्रशासन अब भी इन मोर्चों पर गंभीर नहीं दिख रहा। बिहार में अब भी रोजाना 20,000 से कम टेस्ट हो रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? हालात को बेकाबू होता देख पटना में 500 बेड का अस्थायी अस्पताल बनाने का फैसला किया गया, लेकिन अभी ऐलान हुआ है, बना नहीं है। बनने में कितना वक्त लगेगा नहीं पता। और सरकारों की 1-1 मिनट की देरी जनता को चुका रही है। जनता को ये बात पता है। परिजन तड़प रहे हैं इलाज के अभाव में और बिहार नहीं संवर रहा है। सुशासन बाबू अपने कामकाज का बहुत हवाला देते हैं। स्वास्थ्य तंत्र को लेकर पिछले 15 साल में क्या हुआ उन्हें बताना चाहिए। अपने राज्य को भी बिहार मॉडल का दावा किया जाता था। देश को बताएं, क्या यही बिहार मॉडल है जो बिल्कुल भी तैयार नहीं था इतनी बड़ी महामारी के लिए, जबकि साफ नजर आ रहा था कि प्रवासी मजदूर, कामगार, शिक्षक और छात्र यानी हर वर्ग के लोग अपने राज्य में वापस लौट रहे हैं। आज हमने आपको देश भर के उदाहरण दिए, इसलिए क्योंकि कोरोना से हालात अब ज्यादा खराब हो रहे हैं और राज्य सरकारें पहले जैसी चुस्ती नहीं दिखा रही। आपको याद होगा कि मार्च और अप्रैल में राज्य सरकारें लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोरोना की तैयारियों के बारे में बताती थी, लेकिन जब असल में ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं यानी अब, तब सरकारों की जवाबदेही, सरकारों का कम्युनिकेशन कमजोर नजर आ रहा है। अब ये बीमारी महानगरों से बाहर निकलकर उन हिस्सों में पहुंच रही है जहां स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत नहीं है। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में हालात खराब हुए, लेकिन स्थिति अब काबू में कर ली गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा है कि हालात तेजी से सुधर रहे हैं और दिल्ली का मॉडल बाकी राज्य अपना सकते हैं। दिल्ली में अब 10,994 एक्टिव मामले हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, लेकिन कई राज्य अब दूसरे फेज का लॉकडाउन लगा चुके हैं। यूपी जैसे राज्यों में वीकेंड पर लॉकडाउन रहता है। वहीं हरियाणा का बयान आता है कि वीकेंड लॉकडाउन से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता। झारखंड जैसे राज्यों में लॉकडाउन नहीं लगा, लेकिन दफ्तरों को बंद करने के आदेश निकल रहे हैं। कोरोना के चलते झारखंड हाईकोर्ट को भी 2 हफ्ते के लिए बंद किया गया। कुल मिलाकर हर राज्य में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। सब खराब खबरें हैं क्या? एक अच्छी खबर भी बता देता हूँ। इजराइल के मेडिकल एक्सपर्ट्स की एक टीम भारत आई है। ये टीम भारत के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कोरोना जांच की रैपिड किट बनाएगी, जिससे 1 मिनट में कोरोना टेस्ट किया जा सकता है। उम्मीद है कि इससे जांच में तेजी आएगी। भारत में अभी जिस स्तर पर कोरोना फैल चुका है, वहां सरकार के प्रयास संक्रमण को तुरंत रोकने में कारगर साबित होंगे, इस बात पर कई विशेषज्ञों ने संदेह प्रकट किया है। लेकिन ये लड़ाई हमें खुद ही लड़नी है। जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ धोते रहें, ज़रूरी ना हो तो घर से ना निकलें और निकलें तो मास्क लगा कर निकलें। और सरकारें क्या करें? अपनी नींद से जाग जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करें, तभी संक्रमण को रोका जा सकता है। ललन टॉप शो में आज के लिए इतना ही। रवायत है, ज़रूरी भी है। आखिरी में एक बार फिर से आपको कविता सुनाएंगे। आज कविता सुनाएंगे वारसन शियार की। इनकी कविता का हिंदी में अनुवाद राजेश चंद्र ने किया है। क्या है कविता? बाद में उस रात एक एटलस को मैंने अपनी गोद में रखा, अपनी उंगलियां फिराई दुनिया के तमाम कूल किनारों तक और फुसफुसा कर पूछा, कहाँ कहाँ पर दर्द होता है? उसने जवाब दिया, हर जगह हर जगह हर जगह। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। दर्द से करुणा उपजे और करुणा हमें ज़्यादा इंसान बनाए।
अपने ईगो से मुक्त रखें। शुभ रात्रि।